हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ का 12th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 76 टॉपिक हम प्रीवियस 11 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे स्नो लेपर्ड के बारे में, देन हम जानेंगे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में, चर्चा करेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जानेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, एक रिपोर्ट वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ परख प्लेटफॉर्म, जिसका पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के बारे में, नेचर रिस्क प्रोफाइल के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक रिपोर्ट जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट, और जानेंगे ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका स्नो लेपर्ड से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये फाउंड होता है जो माउंटेनियस रीजन है सेंट्रल एंड सदर्न एशिया के, उसके अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि स्नो लियोपर्ड के कंजर्वेशन के लिए जो स्नो लियोपर्ड रेंज कंट्रीज हैं उनके बीच में बिस्केक डिक्लेरेशन साइन हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इंडिया के अंतर्गत ये केवल आपको जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो फाउंड होता है माउंटेनियस रीजन ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न एशिया में, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए जो स्नो लेपर्ड जो रेंजिंग कंट्री हैं उनके बीच में बिस्केक डिक्लेरेशन साइन हुआ है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये केवल आपको जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, तो ये जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश के अलावा ये आपको उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत भी देखने को मिलेगा। इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो रिसेंटली 4 स्नो लेपर्ड को स्पॉट किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। अगर हम बात करें स्नो लेपर्ड की, तो ये फाउंड होता है जो माउंटेनियस रीजन है सेंट्रल एंड सदर्न एशिया के, उसके अंतर्गत, और इंडिया के अंतर्गत ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो जम्मू एंड कश्मीर का हेमिस नेशनल पार्क है, उसके अंतर्गत स्नो लेपर्ड की गुड प्रेजेंस देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये एक टॉप प्रेडेटर है और इंडिकेटर होता है हाई एल्टीट्यूड हैबिटाट की हेल्थ का। इसके अलावा जो माउंटेनियस एनवायरनमेंट है उस पर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके इंडिकेटर के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत इसको वल्नरेबल स्थान दिया गया है। साथ ही अगर हम साइट्स की बात करें, जिसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, तो उसकी जो लिस्ट है उसमें 3 अपेंडिक्स हैं, तो उसके अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत इसको स्थान दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार का जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसके अंतर्गत 6 शेड्यूल शामिल हैं, उसके शेड्यूल 1 के अंतर्गत जो स्नो लेपर्ड है उसको स्थान इसके अंतर्गत संरक्षण किया गया है। इसके अलावा जो स्नो लेपर्ड से संबंधित एक बिस्केक डिक्लेरेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो स्नो लेपर्ड जो रेंज कंट्रीज हैं, उन्होंने इंश्योर किया है कि जो स्नो लेपर्ड है उनका कंजर्वेशन सुनिश्चित किया जा सके, और इसको अडॉप्ट किया गया था 12 स्नो लेपर्ड जो रेंज कंट्रीज हैं। बिस्केक जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है, उसके अंतर्गत अक्टूबर 23, 2013 में। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया स्नो लेपर्ड से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2018 में अंडर द सेक्शन 132 सब क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये चेयरपर्सन कंसिस्ट करता है और इसके अंतर्गत ये अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वे 10 मेंबर इसके अंतर्गत हो सकते हैं। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसे जो पावर है वह सिविल कोड की पावर इसको दी गई है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2018 में अंडर द सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत।
तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन जो कि अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 10 मेंबर्स। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं वे 15 मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो इसका जो चेयरपर्सन होता है उसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए इसका जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसमें जो सूट्स को लिए जो कि उसके मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसको सिविल कोर्ट्स की इसके अंतर्गत पावर दी गई है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी है इसने पब्लिक किया है एक ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटर्स के लिए कि जो कि प्रिपेयर करेंगे, पब्लिश करेंगे एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को, जिससे कि इंक्रीज की जा सके ट्रांसपेरेंसी इन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ द ऑडिट फर्म्स के लिए। तो जो एनएफआरए के द्वारा ऑडिटर्स के लिए जो कि नॉर्म्स हैं उसके एक ड्राफ्ट को सुनिश्चित किया गया है, जिसके अंतर्गत जो ट्रांसपेरेंसी है मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस इन द ऑडिट फर्म्स के लिए तो वह सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जो हमने देखा जो एनएफआरए है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2018 में और अंडर द सेक्शन ऑफ 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, और जो ऑडिटिंग जो प्रोफेशंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं विद द जुरिसडिक्शंस इसका जो है ये एक्सटेंड होता है ऑल लिस्टेड जो कंपनीज हैं कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, साथ ही साथ जो लार्ज जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, यानी कि जो कंपनी लिस्टेड नहीं है लेकिन लार्ज हैं, तो उनके लिए भी ये रेगुलेटर का काम करता है। इसके अलावा इसको जो पावर है किसी भी केस के लिए ये सिविल कोर्ट की ये पावर रखता है, और इसके जो चेयरपर्सन होता है उसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें जो मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं वे 15 इसके अंतर्गत मेंबर हो सकते हैं। तो इसके बारे में ये बात ध्यान रखिएगा, जो नेशनल फाइनेंसिंग रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वह एक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग प्रोफेशंस के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। तो ये हमने चर्चा की नेशनल फाइनेंसिंग रेगुलेटिंग अथॉरिटी के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो माइक्रो फाइनेंस है ये फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज होता है जो कि प्रोवाइड कराता है स्मॉल लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि पुअर्स एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स के लिए होती है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो मालेगांव कमेटी है 2011 की, वह उसने हेल्प किया था कि इस्टेब्लिश किया जा सके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को एज अ लेजिस्लेटिव एसेट क्लास के रूप में। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो लैंडिंग कर सकते हैं बोथ डायरेक्टली, साथ ही साथ ये थ्रू द बिजनेस करस्पॉन्डेंट के द्वारा भी ये एक तरीके से लैंडिंग कर सकते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी ये लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वह एक तरीके से फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जो कि प्रोवाइड कराती हैं स्मॉल लोन्स एंड साथ ही साथ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पुअर और जो लोअर इनकम जो हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो मालेगांव कमेटी है 2011 के अंतर्गत ये हेल्प करती है जो कि माइक्रो फाइनेंस को इन्होंने एक लेजिटिमेट एसेट क्लास के रूप में स्थापित करने के लिए इसने एक योगदान दिया था। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है वह इसमें जो डायरेक्ट रूप से भी साथ ही साथ थ्रू द बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये लैंडिंग कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A, 1, 2 और 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। ये बात निकल कर आई है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वे लीडिंग रोल प्ले करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिया की। इसके अलावा ये जो फाइंडिंग्स आई है ये पार्ट ऑफ द स्टडी है जो कि एक प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के द्वारा और एसोसिएशन विद जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा इसको हाईलाइट किया गया, जिसके माध्यम से ये कहा गया है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वे लीडिंग रोल प्ले करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इंडिया के लिए। इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्रेडिट ऑफर करते हैं, लगभग अराउंड 6 करोड़ बोरोअर्स को इन्होंने क्रेडिट दिया है फ्रॉम द लो इनकम हाउस होल्ड से इन द लास्ट फ्यू ईयर्स में।
इसके अलावा इसमें जो चैलेंजेस हैं, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो फेस करते हैं चैलेंजेस, अगर हम उनकी बात करें तो ये इसमें जो डाइवर्स नेचर होता है कस्टमर सेगमेंट्स का, जैसे कि इसमें स्मॉल फार्मर्स भी होते हैं, स्मॉल वेंडर्स भी होते हैं, लेबरर्स भी होते हैं। साथ ही साथ इनका जो माध्यम रहता है, इनका जो लोन लेने का, वह फिजिकल माध्यम से लेते हैं, ना कि डिजिटल माध्यम से। तो ये एक इसमें कंसर्न इनके साथ है। साथ ही साथ जो माइक्रो फाइनेंस है एक फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज होती है जो कि प्रोवाइड कराता है स्मॉल लोन्स, साथ ही साथ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी हमारे पुअर हैं या जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, जैसे कि कोई आपका वेंडर्स हो गए या स्मॉल फार्मर्स हो गए, तो उनको ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो मालेगांव कमेटी बनी थी वह माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसने इस्टेब्लिश करने में मदद की थी जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को एक लेजिटिमेट एसेट क्लास के रूप में, यानी कि इन्होंने इसको माइक्रो फाइनेंस के रूप में स्थापित करने में मदद की, जिससे कि जो हमारे स्मॉल वेंडर्स हैं, जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको भी लोन इसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से दिया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें जो माइक्रो फाइनेंस डिलीवरी जो मॉडल है इंडिया का, ये इंक्लूड करता है इसमें जो आपका शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है उसके माध्यम से भी ये दिया जा सकता है, ये डायरेक्टली भी दे सकता है, साथ ही साथ ये जो थ्रू अपने जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स रहते हैं उनके माध्यम से, या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उसके अंतर्गत बना हुआ है तो उसके माध्यम से जो स्मॉल वेंडर्स हैं या जो स्मॉल फार्मर्स हैं तो उनको ये माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कराया जा सकता है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जो सहकारी बैंक होते हैं, उनके माध्यम से भी ये दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उसके माध्यम से भी माइक्रो फाइनेंस को प्रोवाइड कराया जा सकता है। इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये तो एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर हो सकते हैं या अदर किसी फॉर्म में भी ये रजिस्टर हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, तो इसका महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस ये है कि इसने जो वुमेन एम्पावरमेंट में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, क्योंकि ये जो एक तरीके से रूट प्रोवाइड करता है जिससे कि वुमेन को डायरेक्ट क्रेडिट प्रोवाइड कराया जा सकता है, जिसके कारण से ये इन्हेंस करता है इनके स्टेटस को इन देयर फैमिलीज, इनकी कम्युनिटी में, साथ ही साथ सोसाइटी एट द लार्ज अगर हम देखें तो। इसके अलावा ये प्रोवाइड कराता है क्रेडिट टू द पुअर विदाउट द नीड ऑफ कोलेट्रल, की इसके अंतर्गत उनको किसी भी चीज को गिरवी रखकर इसमें लोन लेने की आवश्यकता नहीं होती, ये कोलेट्रल फ्री लोन्स होते हैं। इसके अलावा ये प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। लेकिन इसके समक्ष जो चैलेंजेस हैं अगर हम उसकी बात करें तो इसमें जो इंडेप्टनेस है जो बोरोअर्स की वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो कंपेरेटिव जो हाई इंटरेस्ट रेट इनके लिए दिया जाता है तो वह इनके लिए काफ़ी नुकसान होता है जो भी इससे लोन लेते हैं। साथ ही साथ ओवर रिलायंस किया जाता है कॉमर्शियल बैंक्स, जो भी आपके जो बड़े बड़े शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं तो उसके माध्यम से इसको लोन को प्रोवाइड करने का इस पर निर्भरता है, तो वह भी इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित यह क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सीजेआई है और जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर द आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 विद द हेल्प ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है इसके अंतर्गत ये जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को ये अपॉइंट कर सकता है लेकिन ये उनको ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है जो कि मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, एक 5 मेंबर बॉडी होती है जो कि हेड की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि सीजेआई है और जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, ये अंडर द आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 विद द हेल्प ऑफ कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से इनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि कॉलेजियम सिस्टम है ये एक तरीके का वे है जिसके माध्यम से जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जा सकता है लेकिन उनको इसके अंतर्गत ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत उनको अपॉइंट भी किया जा सकता है, साथ ही साथ ट्रांसफर भी उनके कॉलेजियम के माध्यम से किया जा सकता है।
तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है जो कि मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत जो 3 जजेस केस हुए थे उसके माध्यम से, ये जुडिशरी के माध्यम से ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये एक 5 मेंबर बॉडी होती है जो कि हेड की जाती है जो इनकम्बेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके माध्यम से। लेकिन ये इसके अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह B1 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो सेंट्रल है, जो केंद्र सरकार है, वह कोशिश कर रही है कि एक सर्च पैनल तैयार किया जा सके जुडिशरी की अपॉइंटमेंट के लिए। इसके अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसने रिटर्न किया है, जो कि आप लिख के भेजा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसके अंतर्गत इन्होंने जो एक्सप्रेस की है कि जो नीड है एक सर्च कम इवैल्यूएशन कमेटी की, जो कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाएगी जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। इसके अंतर्गत जो सर्च कम इवैल्यूएशन जो कमेटी होगी एक तरीके से प्रिपेयर करेगी एक पैनल को, जिसके अंतर्गत जो कॉलेजियम सिस्टम होगा वह जो रिकमेंड करेगा जिस व्यक्ति को, तो उसकी वह जांच करेगी। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे इसके अंतर्गत जो सर्च कम एवैल्यूएशन कमेटी होगी उसके अंतर्गत रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनियन गवर्नमेंट के, साथ ही साथ इसमें मेंबर ऑफ, इसमें जो अपॉइंट किए जाएंगे जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के माध्यम से भी इसमें कुछ मेंबर इसमें अपॉइंट किए जाएंगे। इसके अलावा जो सर्च कम एवैल्यूएशन कमेटी होगी ये अपॉइंटेड की जाएगी जजेस इन द हाई कोर्ट, और इसके अंतर्गत जो नॉमिनी होंगे स्टेट गवर्नमेंट के भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अगर हम बात करें एट प्रेजेंट तो अपॉइंटमेंट जो मैकेनिज्म है ये आउटलाइन किया जाता है जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसके अंतर्गत सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि गवर्न करता है कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग द जजेस के लिए। इसके अलावा अगर हम इनके जजेस के अपॉइंटमेंट से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करें तो इसमें 2 प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2, जिसके माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं वे अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर द कंसल्टेशन विद द नंबर ऑफ जजेस of Supreme Court of the High Court in the state as the President may deem to the necessary for the purpose। यानी कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के माध्यम से प्रेसिडेंट के द्वारा जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट किया जाएगा, साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन उसको कंसल्ट करना होगा जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में, अगर वह सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कर रहा है उस समय, साथ ही साथ अगर वह हाई कोर्ट में नियुक्ति कर रहा है तो उस हाई कोर्ट जिस भी स्टेट में है तो उसके अंतर्गत जो उसका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होगा तो उसके से भी उसको कंसल्ट करने की जरूरत होगी। इसके अलावा एक आर्टिकल 217 है जिसके माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें कहा गया है कि जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं ये भी अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के माध्यम से, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उसके कंसल्ट के माध्यम से प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा। साथ ही साथ जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होंगे उनसे भी इसमें सहमति ली जाएगी। और इन द केस ऑफ द जजेस अदर देन द चीफ जस्टिस है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी इसमें परमिशन ली जाएगी। जैसे कि अगर मान लो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अलावा किसी अदर जजेस की नियुक्ति करनी है तो उसके अंतर्गत चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भी उसमें सहमति आवश्यक होगी। इसके अलावा गवर्नर से भी सहमति ली जाएगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कॉलेजियम सिस्टम की तो ये किस तरीके से डेवलप हुआ इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये अपॉइंटमेंट और जो ट्रांसफर ऑफ जजेस है ये इवॉल्व हुआ है थ्रू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा इसमें किसी भी एक्ट में इसका जिक्र नहीं है, ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के अंतर्गत कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र किया गया है। तो इसमें किसी का जिक्र नहीं है, इसमें जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के उसके माध्यम से ये इवॉल्व हुआ है। इसके अंतर्गत फर्स्ट जजेस केस होता है 1981 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ये डिक्लेयर किया जाता है, इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो कंसल्ट करने की बात की जाती है तो उसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट को जो कंसल्ट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से तो वह इसके अंतर्गत कोई कॉग्निट रीजन के आधार पर वह जो प्रेसिडेंट है इसको नकार सकता है। यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी सलाह दी गई है तो वह उसको मानने से किसी कॉग्निट रीजन के आधार पर प्रेसिडेंट इनकार कर सकता है।
यानी कि इसमें जो अपॉइंटमेंट के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव है उसमें ये पावरफुल रही जुडिशरी से कि वह इसके माध्यम से अगर कोई जुडिशरी इसमें कहती है कि इस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाए तो एग्जीक्यूटिव उसको नकार सकती है। तो इसके माध्यम से जो इनकी अपॉइंटमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव इसमें ज़्यादा मजबूत रही। इसके अलावा सेकंड जजेस केस होता है 1993 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉलेजियम सिस्टम को, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि इसमें जो कंसल्टेशन की जो बात की गई है कि जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, तो कंसल्टेशन का मतलब इसके अंतर्गत कंसल्टेशन इक्वल टू कंकरेंस है। यानी कि जो भी सलाह देगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा तो वह उसको मानना जरूरी होगा। इसके अलावा इसमें जो ऐड किया गया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो इंडिविजुअल इसके अंतर्गत ओपिनियन नहीं होगी बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन इसके अंतर्गत होगी, जिसके अंतर्गत जो कंसल्ट किया जाएगा इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, साथ ही साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। तो इसके अंतर्गत जो सेकंड जजेस केस था 1993 के अंतर्गत, तो इसमें ये जो कॉलेजियम था ये 3 सदस्यीय बॉडी बनकर आ गया सामने। इसके अलावा जो थर्ड जजेस केस होता है 1998 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ऑन द प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए इसको एक्सपेंड कर दिया गया कॉलेजियम को, जिसके अंतर्गत एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसके अंतर्गत एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साथ ही साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के होंगे। तो ये एक तरीके से जो 3 सदस्यीय जो बॉडी 1993 में इसमें निकल कर आई थी वह 5 सदस्यीय ये कॉलेजियम सिस्टम बन गया। तो इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होगा ये हेड किया जाता है सीजेआई के द्वारा, जिसके अंतर्गत 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस भी इसके अंतर्गत होते हैं। इसके अलावा जो हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है ये लीड किया जाता है इसके चीफ जस्टिस के द्वारा और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस इस कोर्ट के अंतर्गत उसमें शामिल होते हैं। ये जो नेम रिकमेंड किए जाते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जो कॉलेजियम, ये गवर्नमेंट के पास भेजे जाते हैं आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सीजेआई एंड द जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसके माध्यम से। यानी कि जो हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ उसका जो हाई कोर्ट का जो होता है वह शामिल होता है, 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उस हाई कोर्ट के। साथ ही साथ जब ये रिकमेंड करते हैं तो ये भेजी जाती है सीजेआई एंड सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास और फिर इसके बाद ये रिकमेंड करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट को। साथ ही अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट के लिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। साथ ही साथ अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो सीजेआई की अगर हम बात करें तो इसमें जो आउटगोइंग जो सीजेआई होता है यानी कि जो पिछला जो सीजेआई जो रिटायर्ड होने वाला है तो वही अपने सक्सेसर का नाम इसमें रिकमेंड करता है। इसके अलावा अगर हम इस प्रैक्टिस की बात करें तो इसमें जो सीनियोरिटी के आधार पर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमेशा बनाए आते जा रहे हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, बस 1970 में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि इसके बाद हमेशा से ही जो भी आपके सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत तो उनको ही सीजेआई नियुक्त किया जाता है, केवल 1970 को छोड़ के। इसके अलावा अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए तो जो प्रपोजल है अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए तो जो प्रपोजल है इनिशिएट किया जाता है सीजेआई के द्वारा और ये कंसल्ट करते हैं रेस्ट ऑफ द कॉलेजियम मेंबर से और जो कि सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं 4 अदर मेंबर्स इसके अंतर्गत। साथ ही साथ इसमें जो कंसल्टेंस जो की जाती है वह रिकॉर्ड होता है इनके ओपिनियन को राइटिंग में, ये एक तरीके से अपना जो ओपिनियन होता है उसके अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं और जो कॉलेजियम है ये रिकमेंडेशन है भेज देता है लॉ मिनिस्टर को, जो कि फॉरवर्ड कर देता है प्राइम मिनिस्टर को, जो कि एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को उनको अपॉइंट करने के लिए। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वह कैसे अपॉइंटमेंट होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है ये अपॉइंट किया जाता है एज पर द पॉलिसी, जो कि चीफ जस्टिस है ये बाहर का होना चाहिए उस स्टेट से। इसके अलावा जो कॉलेजियम है ये कॉल ऑन द एलिवेशन इसके अंतर्गत लेता है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट का जो जजेस है ये रिकमेंड करता है कॉलेजियम, जिसके अंतर्गत सीजेआई होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस इसके अंतर्गत होते हैं फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए। इसके अलावा जो प्रपोजल है जो इनिशिएट किया जाता है जो ऑनगोइंग आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जैसे कि हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के केस में देखा था, तो जो जाने वाला है यानी कि जो पूर्व जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है तो उसके माध्यम से उसको वह अपने जो कंसल्ट करता है 2 सीनियर मोस्ट कलीग के साथ और वह अपने सक्सेसर का नाम इसमें अपॉइंट करने की बात करता है। इसके अलावा इसमें जो रिकमेंडेशन है सेंड कर दी जाती है चीफ मिनिस्टर को, फिर चीफ मिनिस्टर एडवाइस देता है गवर्नर को और ये जो प्रपोजल है वह यूनियन लॉ मिनिस्टर को भेज दिया जाता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें हमेशा से ही सुधार करने की बात की जाती रही है। इसमें कमियां क्या हैं, क्या इसकी आलोचना की जाती है, अगर हम इसके बारे में देखें तो इसमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म भी देखने को मिलता है, और जो पब्लिक कंट्रोवर्सी इसके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। और सेवरल जो टैलेंटेड जो हमारे जूनियर जजेस हैं वे इसके अंतर्गत शामिल नहीं हो पाते। साथ ही साथ इसमें जो रिफॉर्म करने का, एक अपॉइंटमेंट सिस्टम में रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया था, और जो किया गया था एग्जीक्यूटिव के द्वारा ये किया गया था, जो कि संसद में एक कानून पारित हुआ था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट ये कमीशन बनाया गया था, जिसके अंतर्गत इसमें जो एग्जीक्यूटिव है उसके मेंबर को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए। लेकिन ये जो 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें जो 4 जजेस केस के नाम से जाना जाता है 2015 को, तो इसके माध्यम से जो एक जुडिशरी के द्वारा इस आधार पर इसको खारिज कर दिया गया कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि केशवानंद भारती केस के माध्यम से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वह इसके अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता संसद के द्वारा। और ये जो निर्णय आया था वह आया था केशवानंद भारती के केस के अंतर्गत। तो उसी के आधार पर इन्होंने ये कहा कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसको संसद के द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसको कहकर जो एनजेएसी बनाया गया था उसको खारिज कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट, ये किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। तो आपके सामने इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है वह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये एक एनुअल रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि प्रोवाइड कराई जाती है लेबर मार्केट प्रोजेक्शंस को फॉर द 2023 से 2024 के बीच के लिए। इसके अलावा ये जो प्रेजेंट ट्रेंड्स हैं लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के, तो उसके बारे में ये हमें बताती है। अगर हम बात करें इसकी की फाइंडिंग्स की, तो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट है ये ग्रो होगा जस्ट 1% इन 2023 में, और जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह एक तरीके से 5.8% के आसपास रहेगी। इसके अलावा जो लगातार जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस, जो भू राजनीतिक जो समस्याएं हैं वे लगातार बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो विवाद है। इसके अलावा जो रिकवरी फ्रॉम द जो पेंडेमिक से लगातार चल रही है, और जो इशू हैं जो सप्लाई चेन के अंतर्गत, वह एक तरीके से जो लेबर मार्केट की जो कंडीशंस हैं उसको और ज़्यादा खराब करेगी। इसके अलावा जो लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का, ये अभी हमें 47.4% के आसपास देखने को मिलता है 2022 में। अगर हम इसको कंपेयर करें विद द 72.3% मेन के लिए जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, तो इस स्टेट्स को आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में, जिसमें आप बता सकते हैं कि जो लेबर फोर्स जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वह 47.4% ही है। किस रिपोर्ट के अनुसार? जो ILO की रिपोर्ट के अनुसार। इसके अलावा इन एशिया एंड पैसिफिक और लैटिन अमेरिका के अंतर्गत और जो कैरेबियन है, इनमें जो एनुअल एम्प्लॉयमेंट जो ग्रोथ है ये प्रोजेक्ट की जा रही है अराउंड 1%। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। और ये एक ओनली ट्राइपेटाइट एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंतर्गत जिसमें आपके गवर्नमेंट के, एम्प्लॉयर के साथ ही साथ वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इसके अंतर्गत है। इसलिए इसको ट्राइपेटाइट कहा जाता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के लोग भी रहते हैं, एम्प्लॉयर्स भी रहते हैं, साथ ही साथ वर्कर्स भी इसके अंतर्गत इसमें एक तरीके से भागीदारी करते हैं। साथ ही इसमें जो तीनों वर्ग के लोग हैं, इसमें 187 मेंबर स्टेट्स इसके अंतर्गत शामिल हैं, जो कि सेट करते हैं यहाँ के जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, जिससे कि जो वर्क है किया जा रहा है ऑल वुमेन एंड मैन के द्वारा, तो उसको प्रमोट किया जा सके डिसेंट वर्क्स फॉर द ऑल वुमेन एंड मैन के लिए। इसके अलावा इसको क्रिएट किया गया था 1919 में एज द पार्ट ऑफ ट्रिटी ऑफ वर्साइल के द्वारा।
इसके अलावा इसमें जो अवार्ड किया जा चुका है, ये नोबेल पीस प्राइज भी प्राप्त कर चुका है 1969 में, और जो कि प्रमोट करता है फ्रेटर्निटी एमंग्स द नेशन बाय द इंश्योरिंग सोशल जस्टिस स्थापित करने में। इसके लिए इसको पीस प्राइज दिया गया था नोबेल का। इसके अलावा इसकी जो अदर रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये रिलीज की जाती है ILO के द्वारा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल बेस्ड रिपोर्ट। साथ ही साथ वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट भी ILO के द्वारा ही रिलीज की जाती है। इसके अलावा जो अभी हमने रिपोर्ट की बात की, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जो रिपोर्ट है, ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट, तो वह इसके द्वारा ये रिलीज की जाती है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो कोर कन्वेंशंस हैं, 8 इसकी कोर कन्वेंशंस हैं, जिसके अंतर्गत जो कन्वेंशंस हैं ये इंटीग्रल पार्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क का। साथ ही साथ इसको जो रेटिफिकेशन है, एक इंपॉर्टेंट जो साइन जो मेंबर स्टेट्स के द्वारा इसको एक कमिटमेंट किया जाता है, जिससे कि जो अपने देश में वे ह्यूमन राइट को भी वे सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो 135 मेंबर स्टेट्स हैं जिसने इसको रेटिफाइड किया गया है, जो 8 इसमें फंडामेंटल कन्वेंशंस हैं उनको 135 नेशंस के द्वारा इसमें पूरी तरीके से इनको रेटिफाई कर दिया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें जो 48 मेंबर्स हैं उन्होंने 183 मेंबर्स में से तो उनके द्वारा इन 8 कन्वेंशंस को एक साथ इसके अंतर्गत रेटिफाई नहीं किया गया है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। अगर हम बात करें इसमें जो 8 कोर कन्वेंशंस की ILO की, तो इसमें फोर्स्ड लेबर जो कन्वेंशंस हैं नंबर 29। इसके अलावा जो फोर्स्ड लेबर जो कन्वेंशंस हैं जिसमें अबॉलिशन की बात करता है फोर्स्ड लेबर को, जो कि नंबर है 105। इसके अलावा इक्वल रिम्यूनरेशन जो कन्वेंशन है नंबर 100। डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, जिसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, जो नंबर है 111 में। साथ ही साथ मिनिमम एज कन्वेंशन 138। वर्स्ट फॉर्म ऑफ जो चाइल्ड लेबर्स होती हैं उस कन्वेंशन के लिए 182 है। इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट और ऑर्गेनाइज कन्वेंशन नंबर 87, और इसके अलावा जो राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन नंबर 1988, इसके अंतर्गत 8 कोर कन्वेंशंस में इसके शामिल हैं। इसके अलावा भारत के द्वारा जो अभी मिनिमम एज कन्वेंशंस हैं, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशंस हैं 138 और 182, तो अभी पिछले कुछ वर्षों में ही इसने रेटिफाई किया है भारत ने। इसके अलावा भारत के द्वारा ये जो 2 कन्वेंशंस हैं नंबर 87 साथ ही साथ नंबर 98, तो उनको भारत के द्वारा ये इनको रेटिफाई नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, साथ ही साथ राइट टू ऑर्गेनाइज है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, तो उसको भारत के द्वारा रेटिफाई नहीं किया गया है। और इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वे एक तरीके से इसमें राइट टू ऑर्गेनाइज किए जा सकें या उनको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। तो इस तरीके से हमारी जो स्टैट्यूटरी इसके अंतर्गत बाध्यताएं हैं, तो उसके कारण से भारत सरकार के द्वारा जो 87 है और जो 98 है उनको रेटिफाई नहीं किया गया है। तो भारत ने अभी 8 में से केवल 6 जो कोर कन्वेंशंस हैं ILO की, तो उन्हीं को ही रेटिफाई भारत के द्वारा किया गया है। तो ये बात की हमने एक रिपोर्ट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परख पोर्टल से संबंधित, जिसके अंतर्गत जो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट का ये प्लेटफॉर्म है। तो इसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने नोटिफाई किया है इंडिया के फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख को। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो परख है ये लॉन्च किया गया है अंडर द जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक तरीके से फैसिलिटेट करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट, जिससे कि वे सेल्फ असेसमेंट कर सके उनकी लर्निंग जो आउटकम है, साथ ही साथ जो 21st सेंचुरी की जो लाइफ स्किल्स हैं वह उनके द्वारा एक्वायर की जा रही हैं या नहीं, उसका ये सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया है इंडिया के फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख को, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा नहीं बल्कि NCERT के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया है, ना कि UGC के द्वारा। तो ये एक इंडिया का फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है परख। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा।
इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो परख है ये लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करेगा जो कि स्टूडेंट हैं ये सेल्फ असेसमेंट कर सके इनके लर्निंग आउटकम, साथ ही साथ 21st सेंचुरी की जो लाइफ स्किल्स हैं उनके द्वारा एक्वायर्ड की गई हैं या नहीं, तो उनको ये सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में और कुछ। इसमें जो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर द नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। ये जो एनसीईआरटी है उसके द्वारा नोटिफाई किया गया है और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है। इसके अलावा ये लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। साथ ही साथ ये फैसिलिटेट करता है एक प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से स्टूडेंट अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं जो भी उनका लर्निंग आउटकम है। साथ ही साथ 21st सेंचुरी की जो लाइफ स्किल्स जो एक्वायर्ड की गई हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, तो उसको भी इसके अंतर्गत असेसमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा ये वर्क करेगा ऑन द सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन फॉर द स्टूडेंट असेसमेंट्स के लिए। साथ ही साथ उनका इवेल्यूशन करेगा ऑल रिकॉग्नाइज जो स्कूल बोर्ड्स हैं इन द कंट्री, तो उनके अंतर्गत इनको चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वह आईसीएसई बोर्ड हो, तो उसके इसके अंतर्गत असेस किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो असेसमेंट जो गाइडलाइंस हैं ये हेल्प करेंगी कि जिस तरीके से जो डिस्पैरिटी है, जो असमानताएं हैं, जो स्कोर करते हैं स्टूडेंट जो इनरोल होते हैं विद द डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में, तो उनका एक तरीके से इसमें असेसमेंट किया जा सकेगा। जैसे कि हर एक स्टेट के अपने अपने बोर्ड होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो उसका एमपी बोर्ड है, इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड है, इसके अलावा जो आईसीएसई बोर्ड है, तो वे एक तरीके से इनके बीच में जो असमानताएं देखने को मिलती है हमें, तो उसमें एक स्टूडेंट इसके अंतर्गत इस परख प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाएगा और पूरे देश में जो अलग अलग बोर्ड्स हैं उसके माध्यम से वह अपना एक तरीके से उसमें देख पाएगा कि वह किस स्टेज पर खड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया परख प्लेटफॉर्म से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ईएसजी है एक फ्रेमवर्क है जो कि हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को कि वे अंडरस्टैंड कर सकें कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन की मैनेज की जा सकती है, उसकी जो रिस्क है, अपॉर्चुनिटी है रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट हो सकती है, सोशल हो सकती है, साथ ही साथ गवर्नेंस क्राइटेरिया में। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि आरबीआई ने इशू किया है इस फ्रेमवर्क को फॉर डिस्क्लोजर बाय द फंड मैनेजमेंट एंटिटीज फॉर द ईएसजी स्कीम्स के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो ईएसजी है ये जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, तो ये जो फ्रेमवर्क है हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स का कि वे अंडरस्टैंड कर सकें कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से रिस्क है, उससे संबंधित क्या उसके पास अवसर हैं रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया में। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो आरबीआई के द्वारा इसमें इशू किया गया है जो आपका फ्रेमवर्क फॉर द डिस्क्लोजर बाय द फंड मैनेजमेंट एंटिटीज फॉर द ईएसजी स्कीम्स के लिए, तो ये आरबीआई के द्वारा नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, हमारा सर्विस सेंटर अथॉरिटी है आईएफएससीए, तो उसके द्वारा इसको फ्रेमवर्क को इसमें इशू किया गया है। तो ना कि ये आरबीआई के द्वारा किया गया है, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, जो एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस के बारे में। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो अथॉरिटी है उसने इशू किया है फ्रेमवर्क फॉर द डिस्क्लोजर बाय द फंड मैनेजमेंट एंटिटीज फॉर द ईएसजी स्कीम के लिए। इसके अलावा इसमें जो सजेस्ट किया गया है, जो एस्टिमेशन है उसका कि इसको अचीव किया जाएगा 2025 तक ओवर द थर्ड ऑफ एसेट्स अंडर द मैनेजमेंट ग्लोबली, और इसको जो पर्टेन किया जाएगा ईएसजी के द्वारा। ईएसजी एक फ्रेमवर्क है जो कि हेल्प करेगा स्टेक होल्डर्स को कि वे अंडरस्टैंड कर सकें कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो मैनेजिंग किस तरीके से रिस्क को मैनेज कर सकती है, साथ ही साथ उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया से संबंधित। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसके अंतर्गत आपका क्लाइमेट चेंज, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी इसके अंतर्गत शामिल है। और जो सोशल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शंस,
डेटा प्रोटेक्शंस, प्राइवेसी एंड जेंडर एंड डाइवर्सिटी। इसके अलावा गवर्नेंस संबंधित जो फैक्टर्स इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जिसके अंतर्गत बोर्ड का कंपोजिशन क्या है, क्या ऑडिट कमेटी का स्ट्रक्चर है, तो उसको गवर्नेंस फैक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसके माध्यम से एनवायरमेंटल यानी कि ई, और एस यानी कि सोशल फैक्टर, और जी यानी गवर्नेंस फैक्टर, तो इसके अंतर्गत ईएसजी के माध्यम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से उसका रिस्क और उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है उससे रिलेटेड, तो उसके संबंध में ये फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक नेचर रिस्क प्रोफाइल से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कुनमिंग मॉनिटरिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ये इंक्लूड करता है 4 गोल्स, साथ ही साथ 23 टारगेट्स टू द अचीवमेंट इनको करना है हमें 2030 तक। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो आपसे कहा गया है कि जो कुनमिंग मॉनिटरिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इसमें जो कंट्रीज हैं एग्री हुई हैं कि प्रोटेक्ट करेंगी 50% ऑफ द प्लेनेट बाय द 2030 तक। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है और S&P जो ग्लोबल है, उसने लॉन्च किया है नेचर रिस्क प्रोफाइल को। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो कुनमिंग मॉनिटरिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है, ये इंक्लूड करता है 4 गोल्स एंड 23 टारगेट्स फॉर अचीवमेंट, इनको करना है 2030 तक। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो कुनमिंग मॉनिटरिंग जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इसके अंतर्गत जो कंट्रीज हैं वे एग्री हुई हैं कि वे प्रोटेक्ट करेंगी 50% ऑफ देयर प्लेनेट बाय द 2030। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो एग्री हुई है वे 30% ऑफ द प्लेनेट बाय द 2030 ये सहमत हुई है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो यूनाइटेड नेशन जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है और S&P ग्लोबल के साथ मिलकर इसने लॉन्च किया है नेचर रिस्क प्रोफाइल को, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C 1 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्या रहा। जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है यानी कि UNEP है एंड S&P जो ग्लोबल है उसने लॉन्च किया है एक नेचर रिस्क प्रोफाइल को, जिसके अंतर्गत जो नेचर रिस्क प्रोफाइल है इसका एक जो उद्देश्य है कि जो इनेबल करेगा फाइनेंशियल सेक्टर को कि ये मेजर और जो एड्रेस कर सके जो नेचर रिलेटेड जो रिस्क हैं, जो कि साइंटिफिकली एक तरीके से मजबूत सिस्टम बनाकर उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एनालिटिक्स भी किया जाएगा कि उससे क्या संबंधित हम एक्शन ले सकते हैं, उससे संबंधित एनालिटिक्स इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये एक तरीके से मेथोडोलॉजी है जो कि बेस्ड है, जो कि कुनमिंग मॉनिटरिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है, जिसको अभी हाल ही में ही दिसंबर 2022 में अडॉप्ट किया गया है। जो COP 15 हुई थी जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो उसके अंतर्गत ही इसको एक फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया है। तो उसकी एक मेथोडोलॉजी जो इसके अंतर्गत दी गई थी, उसी के आधार पर ही नेचर रिस्क प्रोफाइल को तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुनमिंग मॉनिटरिंग जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके बारे में, तो ये जो कन्वेंशन है इसके अंतर्गत जो UN की जो चेयर किया गया था चाइना और होस्ट किया गया था कनाडा के द्वारा, और ये 15 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी यूनाइटेड नेशन जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो कि आपकी जब 1992 में जब रियो समिट हुई थी, तो उसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अस्तित्व में आई थी। तो उसी का जो COP 15 है, तो इसके अंतर्गत जो आयोजित किया गया, जिसको चेयर किया गया था चाइना और होस्ट किया गया था कनाडा के द्वारा। इसके अंतर्गत जो कुनमिंग मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल को इसके अंतर्गत ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को इसको अपनाया गया, जिसके अंतर्गत इसमें जो 4 गोल्स हैं और 23 टारगेट्स इसमें बात की गई है जिनको अचीव करना है 2030 तक। साथ ही साथ COP 15 जो कि आपकी जो UNCBD की जो COP 15 हुई, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे 188 कंट्री के आए थे और उन्होंने एग्रीड किया है इस फ्रेमवर्क को। किस फ्रेमवर्क को? कुनमिंग मॉनिटरिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को। और उन्होंने इसके अंतर्गत होप दर्शाई है कि जो लगातार टेरेस्ट्रियल और जो मरीन डाइवर्सिटी का जो लगातार लॉस हो रहा है, तो उसको इसमें रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुनमिंग मॉनिटरिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में, तो जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ये कंसीडर किया जा सकता है जो कि आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तो उसी के समान इसको माना जा सकता है। इसके अलावा ये जो 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई यूनाइटेड कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था जो 19 दिसंबर 2022 को इसको अडॉप्ट किया गया। और इसमें जो हम बात कर चुके हैं 4 गोल हैं, 23 टारगेट्स इसके अंतर्गत अचीव करना है 2030 तक।
इसके अलावा ये जो टारगेट है एक एम्बिशियस है जो कि कंसिडर करता है बायोडाइवर्सिटी को इन द पुअर स्टेट। साथ ही साथ इन 2020 की अगर हम बात करें तो जो आईची टारगेट दिए गए थे 2020 तक के लिए, तो उसको पाने में, उसको अचीव करने में जो विश्व स्तर पर सभी देश फैल रहे हैं, तो उसके बाद से ही ये जो कुनमिंग मॉनिटरी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है वह आगे का रास्ता है, जो कि हम आईची टारगेट्स को ये एक तरीके से अचीव नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद हमें इसको 2030 तक आगे के लिए जो फ्रेमवर्क डिसाइड हुआ है आईची टारगेट के बाद, तो वह इसके अंतर्गत कुनमिंग मॉनिटरी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है। इसके अलावा ये जो एग्रीमेंट है इसका जो पीपल हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनके लिए एक तरीके से होप दे रहा है कि वह एक जो बायोडाइवर्सिटी लॉस लगातार हो रहा है तो उसको रोका इसके अंतर्गत जा सकता है। और इसमें जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनके जो राइट्स हैं और जो लोकल कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उसको भी इसके अंतर्गत संरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो कुनमिंग मॉनिटरी जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत जो 30% इसको प्लेनेट को बचाने का प्रयास किया जाएगा 2030 तक। इसके अलावा जो कंट्री हैं उन्होंने अचीव करने के लिए जो 23 टारगेट की जो हमने अभी बात की, साथ ही साथ जो एक तरीके से जो इकोसिस्टम का जो डिग्रेडेशन हो गया है उसको रिवर्स करने का ये प्रयास करेंगे। साथ ही ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है उसमें जो कंट्री हैं इसमें भी सहमत हुई हैं कि जो हार्मफुल गवर्नमेंट जो सब्सिडीज जो दी जाती है जिसके अंतर्गत लगभग $500 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है एनुअल बेसिस पे, तो उसको भी इसके अंतर्गत कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा ये एक तो जो टारगेट इसके अंतर्गत दिया गया है कि जिसमें रिड्यूस किया जाएगा यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और हाफ एंड जो रेजिंग जो एनुअल इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल फ्लो होता है जो कि डेवलप टू डेवलपिंग कंट्री में, जो कि डेवलप कंट्री से किस में जाएगा डेवलपिंग कंट्री में, एटलीस्ट ये कितना किया जाएगा $20 बिलियन बाय द 2025 तक। साथ ही साथ एटलीस्ट $30 बिलियन किया जाएगा 2030 तक। तो इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो डेवलप कंट्री हैं उनके द्वारा जो डेवलपिंग कंट्री को इसमें $20 बिलियन इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराए जाएंगे 2025 तक। साथ ही साथ $30 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। इसके अलावा इसमें जो 30% जो एक तरीके से आपकी प्लेनेट को जो बचाने का लक्ष्य रखा गया है वह 2030 तक 30% प्लेनेट को बचाने का लक्ष्य इसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। तो ये बात की हमने एक कुनमिंग मॉनिटरी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपका रिपोर्ट से संबंधित है जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट। ये आपसे पूछा गया है कि ये जो हाल ही में अभी चर्चा में रही ये रिलीज की गई है किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो इसमें आपको सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एंड ऑक्सफैम इंटरनेशनल। तो चलिए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। जो सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट है ये रिलीज की गई है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। चलिए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, इसकी जो की फाइंडिंग्स रही इस रिपोर्ट की, जिसके अंतर्गत ये बताया गया, जिसको आप यूज भी कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, जिसमें आपको एक तरीके से भारतीय समाज में इनइक्वलिटी बतानी है, असमानता बतानी है, तो उसके अंतर्गत आप इस रिपोर्ट का नाम का जिक्र कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो रिचेस्ट 1% ऑफ इंडिया के जो पर्सन है वह लगभग 40% की जो कंट्री की टोटल वेल्थ है वह उसके अंतर्गत उसको ओन करते हैं। साथ ही साथ जो आपके जो निचले स्तर पे अगर हम बात करें तो ये जो निचले बॉटम हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन है, मतलब 50% लोअर की जो पॉपुलेशन है वह 3% ऑफ वेल्थ को ही वह एक तरीके से ओन करती है। इसके अलावा जो फीमेल वर्कर्स हैं वह अर्न ओनली 63 पैसे कमाती हैं ₹1 फॉर द मेल वर्कर्स। जो इसका अगर हम कंपैरिजन किए जाए तो अगर मेल वर्कर को ₹1 मिलता है तो उसके कंपैरिजन में 63 पैसे ही एक वुमेन को मिल पाते हैं। इसके अलावा जो पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो जो नवंबर 2022 से जो बिलियनियर्स जो वेल्थ है वह एक तरीके से सर्ज हुई है और ये कितनी हुई है 121% इसमें वृद्धि हुई है। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि इंट्रोड्यूस किया जाए वन ऑफ द सॉलिडरिटी बेल्ट टैक्स इसके अंतर्गत लगाया जाए, साथ ही साथ विंडफॉल टैक्स इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया जाए, एंड क्राइसिस जो प्रॉफिट ट्रेडिंग इसके अंतर्गत की जा सकती है वह इसके अंतर्गत रोकने के लिए इन टैक्सेस को इसमें लगाया जाना चाहिए। अगर हम बात करें विंडफॉल टैक्स की, तो विंडफॉल टैक्स ऐसे टैक्सेस होते हैं जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में एकदम से क्रूड की प्राइस बढ़ जाए या क्रूड की प्राइस कम हो जाए, अगर हम इंडिया के केस में लें तो उनका जो इंपोर्ट जो बिल है वह एकदम से कंपनी का इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, क्योंकि हमें जो जितना क्रूड इतने जो डॉलर में मिल रहा था वह हमें उतना ही और ज़्यादा क्रूड उसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। तो एक तरीके से इन जो कंपनी है, जो क्रूड ऑयल की जो कंपनियां हैं, उनका प्रॉफिट एकदम से इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण
से इनके पीछे इनका कोई एफर्ट नहीं है, ना ही इन्होंने इसमें कुछ इन्वेस्ट किया था इस प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो एक तरीके से इनको कोरा ही ये प्रॉफिट मिल जाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनके प्रॉफिट को एक वेलफेयर स्टेट की जो योजनाएं हैं उसमें लगाने के लिए इनके जो प्रॉफिट है उसको एक तरीके से टैक्स लगाकर एक रेवेन्यू जनरेट करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके के जो टैक्स होते हैं वह विंडफॉल टैक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें सजेशन यही दिया जा रहा है कि जो वेल्थ टैक्स है, जो कि उनकी वेल्थ के ऊपर टैक्स लगा के साथ ही साथ विंडफॉल टैक्स को इसको इंट्रोड्यूस करके इस तरीके से उनके जो प्रॉफिट है उसको कम करके उसको जो प्रॉफिट है उसको वेलफेयर स्टेट की और जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत इसमें लगाया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें जो कैपिटल गेन टैक्स होता है उसको बढ़ाए जाने की भी इसके अंतर्गत बात की जा रही है। तो ये हमने बात की इस रिपोर्ट से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।